हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं ख़ास कवरेज जो एक सेमिनार की है, जिसका टाइटल है वकीलों पर हमला, कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला, डेमोक्रेसी पर हमला। ये महमूद प्राचा के ख़िलाफ़ जो स्पेशल सेल ने रेड की है, जिसमें उन्हें कुछ नहीं मिला, उसके ख़िलाफ़ लोगों में रोष है, गुस्सा है। ये सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करने वालों में ख़ास नाम है हरनाम सिंह जी का। हरनाम सिंह जी, आप बताइए कि इस सेमिनार करने का मकसद क्या है? इस सेमिनार करने का मकसद है, तो देश में आज लोकतंत्र और प्रजातंत्र खतरे में है। संविधान को जो एक खतरा पहुंचाने के लिए कुछ ताकतें लगी हुई हैं, तो सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव डेमोक्रेसी के ऊपर, जैसे जब वकील भी अगर सुरक्षित नहीं है तो इस समाज में कौन सुरक्षित होगा। तो आज तमाम दिल्ली के लगभग 15 दलित संगठनों ने ये कॉल दी है, जिसमें कि जैसे हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद प्राचा हैं, जो हमेशा दबे कुचलों की आवाज़ उठाते हैं, उनके ऑफिस में भी पुलिस ने ज्यादती की है, बर्बरता की है। उसके खिलाफ आज तमाम दिल्ली का दलित संगठन यहाँ पर इकट्ठा होकर एक चिंतन करेगा, एक मंथन करेगा और उसके बाद कोई निष्कर्ष निकालेगा कि कैसे इन ताकतों को रोकना है, कैसे इन शक्तियों को रोकना है और कैसे संविधान को बचाना है। सभा के चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि जस्टिस कोलसे पाटिल साहब और अम्बेडकरवादी, समस्त अम्बेडकरवादी संगठनों के जो नुमाइंदे यहाँ आए हुए हैं, उन लोगों को सभी को मेरा बहुत ही प्यार भरा जय भीम। हमारे देश में हजारों साल से जो अन्याय हो रहा था, उसको खत्म करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान, ये संविधान क्या है? ये संविधान है हमारे देश के रहने वालों के बीच में एक एग्रीमेंट कि हम अपना देश किस प्रकार से चलाएंगे और ये देश किस प्रकार से चलेगा, उसके बनाने के लिए सबसे ज़्यादा लोग किसी एक व्यक्ति पर भरोसा करते थे, ट्रस्ट करते थे, यकीन करते थे, तो वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। शायद इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी संविधान की, उसमें जाने से रोका गया। मगर इस बात के लिए मैं फख्र महसूस करता हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी ने उन्हें संविधान की रचना करने के लिए भेजा और इतना बेहतरीन संविधान हम सब के लिए मिला। नहीं तो शायद आज हम लोग वो सब नहीं देख पाते जो हम आज देख रहे हैं। मनुवादी ताकतें, मनुवादी मानसिकता बाबा साहब को रोकने के लिए तब भी थी, और अब जब बाबा साहब नहीं रहे हमारे बीच में, तो उनकी सबसे बड़ी दुश्मनी, सबसे बड़ी लड़ाई किससे है? बाबा साहब के संविधान से। इस संविधान से लड़ाई क्या है? ये तो सबको बराबरी का हक देता है, ये तो ये कहता है सब आपस में प्यार से रहो, ये तो ये कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट रखो ताकि तरक्की करे देश और सबको तरक्की का मौका मिले। क्या लड़ाई है इससे? मनुवादी मानसिकता ये है कि हर एक व्यक्ति का हक छीनकर कुछ लोगों के हवाले कर देना, ताकि बाकी सब लोग बगैर किसी हक के रहें, बगैर किसी फैसिलिटी के रहें, कुछ लोग ही सब लोगों का हक छीन के अपने पास रख ले। ये मनुवादी मानसिकता की बुनियादी सोच है। इसीलिए इंसान इंसान के बराबर नहीं है, इसीलिए इंसान इंसान से छोटा बड़ा है, और इसीलिए पढ़ाई लिखाई, पानी पीना, रहना समाज में वो सब कुछ ही लोगों को हासिल है, बाकी सब लोगों को कोई राइट नहीं होना चाहिए। बाबा साहब ने इस देश में, मैं कहता हूं, दो ही विचारधारा है, एक मनुवाद है और दूसरा अम्बेडकरवाद है। तीसरी कोई विचारधारा है ही नहीं। और मैं ये भी कहता हूं कि जो तीसरी विचारधारा लाने की कोशिश करते हैं वो सब मनुवादी। अगर लाइन खींच के जद्दोजहद या जुस्तजू नहीं होगी तो सफलता नहीं मिलती। यही सबसे बड़ी एक साजिश है जो दूसरे तरह के बात घुसाए जाते हैं और इस जो एकदम साफ लाइन है उसे धुंधला किया जाता है। हमारे देश का संविधान बाबा साहब ने जो बनाया
अब उससे हमें फायदा कैसे उठाना है ये। और वकीलों से सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? मनुवादियों की। वकील क्या होता है, जो आज का टॉपिक भी है। वकील वो होता है जो कमजोर की आवाज बनता है। कमजोर की मजबूत आवाज बनना ही वकालत है। कोई और लोग कुछ कर रहे हैं उसकी आड़ में, तो वो वकालत नहीं। जो क्लाइंट आपका अपनी बात नहीं रख पाता, उसकी बात आप मजबूती से रख पाए, यही वकील है। तो वकील की आवाज जो है वो कमजोरों की आवाज है, जिसके साथ ज्यादती हुई है उसकी आवाज होगी। ये आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, तो आप समझ सकते हैं किसको दबाने की कोशिश हो रही है? जनता, आम जनता। अब बाबा साहब ने जो संविधान दिया वो देश में सबको बराबरी दिला सकता था। साजिश क्या हो रही है आजादी के बाद से, उससे पहले भी होती रही थी, कि दिखाने के लिए तो संविधान है, कानून है, कायदे हैं, पार्लियामेंट पास करती है, असेंबलीज पास करती है कायदे कानून, उस पर अमल होना चाहिए ताकि उसका फायदा लोगों को मिल सके। लेकिन ये नहीं होता। ये सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी समस्या ये है। संविधान पे अमल नहीं होता और जो पार्लियामेंट और असेंबलीज कानून बनाती है उस पर अमल नहीं होता। ये अमल कराने की जिम्मेदारी भी जो सबसे ज्यादा होती है वकीलों पे होती है और आम जनता पे होती है। एक तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जनता को अनभिज्ञ रखा जाता है। जनता को पता ही नहीं लगने दिया जाता कि उसके लिए कानून क्या है, उसके फायदे के लिए कानून क्या है और उसकी हिफाजत के लिए, रक्षा के लिए कानून क्या है। तो ये सब चीजें जो हैं एक बहुत बड़ी समस्या है संविधान का सही फायदा ना मिल पाने की। अदालतें जो इस बात को इंश्योर करने के लिए, अभी मुझसे पहले वकील साहब बोल रहे थे, गौतम साहब, अदालतें जो है वो इस बात को इंश्योर करने के लिए है कि जो पार्लियामेंट ने कानून पास किया, जो असेंबलीज ने कानून पास किया, उस पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब अगर अदालतें ये काम ठीक ना करें तो वकील उनसे कराते हैं। वकील पॉइंट आउट करते हैं कि इस फला फला धारा में ये लिखा हुआ है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण, अदालत से पहले बहुत महत्वपूर्ण कार्य क्या है, वो मैं इसीलिए आप सबसे पहले बोलने की हरनाम जी से और कपिल साहब से गुजारिश की थी कि मुझे सबसे पहले बोलने देना, क्योंकि जो विचार मेरे मन में आते हैं और ये विचार मैं बहुत सारे जो अम्बेडकरवादी हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज हैं, महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उनके केसेस करने से जो मुझे समझ में आता है और जो वो लोग कहते हैं, मैं उसका वर्णन आपके सामने करना चाहता हूं कि कानून तो बन गए, उन पे अमल नहीं हो रहा। अमल कराने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है और कोर्ट में जाते ही आदमी, सबको पता है क्या होता है, आदमी बर्बाद हो जाता है कोर्ट जाकर। इतनी लंबी लाइनें, इतने केस, इतनी मुश्किलात। क्या कानून बनाने का, संविधान का मतलब कोर्ट जाना ही है? ये एक बड़ा लैक्यूना, बड़ा गैप है हमारे समाज में, जिसकी वजह से ये सारी ज्यादतियां होती हैं। जो पब्लिक सर्वेंट संविधान की शपथ लेके हमारे सेवक हैं, वो मालिक बन बैठते हैं। तो हमें एक मुहिम ऐसी चलानी है और उसी के लिए आज ये जो सभा भी आयोजित की गई है आयोजकों द्वारा, कि इंस्टेंट जस्टिस जो है संविधान के दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह के, अदालत जाने से पहले कैसे जनता को मुहैया कराया जा सके, आराम से दिलवाया जा सके। होता क्या है कि सरकारी अधिकारी, खास तौर पे पुलिस, जो कार्य करती है, किसी के घर में घुस जाती है, किसी रेहड़ी वाले, ठेले वाले को मारती पीटती है, किसी सड़क चलते आदमी को ही मारती पीटती है, या किसी के घर रेड भी डालती है, जैसे मेरे ऑफिस में डाली गई। तो वो संविधान के द्वारा स्थापित जो कायदे कानून है उस पर अमल नहीं करती। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर वो उस पर अमल करें जमीनी स्तर पे, तो मैं नहीं समझता कोई भी बेगुनाह पकड़ा जाएगा। मैं नहीं समझता सरकारें किसी के ऊपर भी कोई ज्यादती करा पाएंगी, जैसे कि अभी किसान आंदोलन में किसानों के साथ करा रहे हैं। लाठीचार्ज, गोली, धक्का मुक्की, ये सब पुलिस को
करना अलाउड नहीं है। मगर होता है क्या ऐसा, आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी सरकार जो है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, वो पुलिस का गलत इस्तेमाल करती है। तो अगर हम ब्यूरोक्रेसी को सुधार लें तो हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या सुधर सकती है, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को सुधार लें। तो उसके लिए हम लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं, और ट्रेनिंग के साथ साथ जो सलाहें आ रही हैं, हमें क्विक रिएक्शन टीम भी बनाना चाहते हैं। जैसे किसी के घर में किसी भी रिक्शा चलाने वाले को, 3 व्हीलर वाले को पुलिस जो है मारपीट कर रही है, किसी भी हमारे कमजोर वर्ग के भाई बहन के घर में घुस के पुलिस तंग कर रही है उसे, तो क्विक रिस्पांस टीम जानी चाहिए। जैसे पीसीआर की फोन कॉल होती है ना, वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारा भी एक नंबर हो, असेंबली वाइज, कॉर्पोरेशन की सीट वाइज हमारी टीमें हों, ताकि जुल्म और ज्यादती से, और क्या हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस अपना कार्य ना करे, कार्य करे, मगर जो संविधान और कानून कहता है उसके दायरे में रह के, उसके बाहर अगर जाएंगे तो पुलिस भी क्रिमिनल हो जाती है। किसी के घर कैसे जाना है, उसके हाईकोर्ट रूल्स भी हर एक हाईकोर्ट में डिटेल में लिखा गया है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होनी है, सब चीजों की डिटेल लिखी गई। पुलिस एक्ट है, दिल्ली पुलिस एक्ट है, सीआरपीसी तो है ही, एविडेंस एक्ट तो है ही, उसके अलावा भी डिटेल में सब चीजें लिखी हुई हैं। तो हमारी जो एक क्विक रिस्पॉन्स टीम बननी चाहिए, वो उस जगह जाके सिर्फ पुलिस को ये बोलनी चाहिए कि ये कायदा कानून है, आप ऐसे सारी कार्रवाई कीजिए, इसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते। मैं समझता हूं अगर ये शुरू हो गया ना, तो एक तो बहुत बड़ी जो पुलिस भी तो मलाईदार पद लेने के लिए, दूसरी वजहों से जो ये गलत काम करते हैं नेताओं के कहने पे, या अपने अपने करप्शन के रीजन की वजह से, वो वैसे ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि लोग पहुंचने शुरू हो जाएंगे जो कानून और संविधान पे अमल कराना शुरू करेंगे। दूसरा जो है आयाम इसका ये है कि बहुत सारी स्कीम्स है सरकार की जो कागजों पे बनती है, कागजों पे खत्म हो जाती है। ये जो हमारी टीमें बननी चाहिए, ये हर एक विधानसभा में, हर एक कॉर्पोरेशन की सीट लोगों के बेनिफिट के लिए जो जो स्कीम गवर्नमेंट ने कागजों पे बनाई है, और उसमें बहुत बड़े घपले घोटाले होते हैं, कोई भी सरकार हो, पार्टी से मतलब नहीं। जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर के सेस है, बहुत सारे फंड इतने हैं जो सिर्फ चुराए जा रहे हैं, जनता तक नहीं पहुंच रहे। अभी एक जो सबसे बड़े लोग परेशान है अभी, एक उनमें से एक तबका वो भी है जो कि ये ठेले लगाता है, हॉकर्स जो है, उनके लिए कानून है, लेकिन आप सभी लोग देखते हैं उनके साथ क्या ज्यादती होती है। तो उनको जो फायदे के लिए कानून है, उस पे भी हम लोग अपनी टीम्स, क्विक रिस्पांस टीम के जरिए उनको बेनिफिट पहुंचा सके। हर एक कमजोर गरीब आदमी को, जो ये वीआईपी प्रथा है ना कि किसी भी अस्पताल में फोन करा के ही जाना पड़ता है, किसी भी जगह जाके फोन कराने जाना पड़ता है, वो वीआईपी प्रथा जो है हमारी क्विक रिस्पांस टीम खत्म करे। इसके लिए हम लोग दिल्ली को मॉडल एक राज्य बनाए, एक ऐसा राज्य बनाए जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलना है। वो मॉडल हम फिर बाकी जगह रेप्लिकेट करें। मैं समझता हूं आज जो इतने संगठन यहां पे आए हैं, वो इस काम को करने में पूरी तरह से सक्षम है, और ये हमारा बुद्धिजीवी होने के जरिए के नाते हमारा फर्ज भी है। तो दूसरा जो आज का विषय है, उसी में मिला हुआ है ये भी कि इस जो ये हमारी क्विक रिस्पांस टीम्स बनेगी हर जगह, हमारा टारगेट ये है कि हमारी जो छोटी टीम है वो तो पहुंच जाए कम से कम 5-10 मिनट के अंदर ही मौके पे, और जो बड़ी टीम है जिसमें 500-700 लोग आएंगे, 1000 लोग आएंगे, वो 1 घंटे के रिस्पांस टाइम में पहुंच जाए इस जगह। फिर हम भी देखते हैं कौन किसके साथ ज्यादती करता है। ये महमूद प्राचा के साथ जो हुआ वो इश्यू नहीं है, लेकिन जो ये वकीलों के साथ हो रहा है, ये आखिरी जो लाइन बची है ना डिफेंस की, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। तो उसको उल्टा करने के लिए आप सब लोगों की सहमति से
मैं ये सुझाव भी रखता हूं और आप लोगों से इसमें गुजारिश भी करता हूं, अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो इसमें सजेशंस दें, इसमें प्रैक्टिकल सजेशंस दें और इसमें टीमें बनाने के लिए अपने नाम दें, ताकि हम पार्लियामेंट सीट के हिसाब से, कोई राजनीतिक मसला नहीं है, लेकिन मैं ये असेंबली और कॉर्पोरेशन और पार्लियामेंट का नाम क्यों ले रहा हूं वो भी बता दूं आपको। उससे ये इसकी वजह है, हमारे यहाँ देश में जो वोटर लिस्ट है ना, उससे हम एक एक घर की तलाश कर सकते हैं, एक एक घर को, एक एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए मैं ये तजवीज़ रख रहा हूं कि हम पार्लियामेंट सीट के हिसाब से अपनी क्विक रिस्पॉन्स टीम्स बनाएं, ताकि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बन जाए और हर वोटर लिस्ट के आखिरी व्यक्ति तक हम पहुंच सकें। इसलिए पार्लियामेंट की सीट के हिसाब से, असेंबली सीट के हिसाब से और कॉर्पोरेशन की सीट के हिसाब से हम अपने यूनिट्स बनाएं, ताकि हम पूरे देश को दिखा सकें कि बाबा साहब ने जो संविधान, आज बड़ी साजिश एक और हो रही है, बस वही कह के मैं खत्म करूंगा। ये जो जुल्म ज्यादती हो रही है, ये क्यों हो रही है? ये दिखाने के लिए दुनिया को, और ये करने के लिए कि अम्बेडकरवादियों का, जो बहुजन समाज के लोग हैं हमारे, उनका विश्वास संविधान से उठ जाए कि संविधान में नहीं बचा पा, और ताकि लोग संविधान को खत्म करके कुछ और ला सकें। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसे हमें समझना कि लोगों का विश्वास, खास तौर पे जो 85% से ज्यादा अम्बेडकरवादी हैं, उनका विश्वास संविधान पे से नहीं उठना चाहिए। 90% लोगों का, हम लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि इस संविधान में, इसी कानून में, बावजूद सारी कमियों के बावजूद, जो भी आज कॉम्प्रोमाइज सिस्टम चल रहा है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीवीसी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जुडिशरी हो, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन बाबा साहब के संविधान में इतनी ताकत है कि हर एक व्यक्ति को आज भी न्याय दिला सकती है, अगर हम ठीक से मेहनत करें, उस पर अमल करने की ताकत है। संविधान से विश्वास नहीं उठने देना लोगों का, बिल्कुल नहीं उठने देना। और यही ऊपर वाले ने करके दिखाया। जब हमारे ऊपर रेड हुई तो पुलिस क्यों शर्मिंदा होकर वापस गई? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि आप कानून के जरिए काम कीजिए, जो कानून कहता है। कानून का नाम सुनते ही वो भाग जाए लोग, तो आप समझ सकते हो वो संविधान के विरोधी है, वो देश के विरोधी लोग। और संविधान में कितनी ताकत है आप सब लोगों ने देख लिया। 200 लोग आए थे हमारे ऑफिस में, मुंह की खा के गए, क्योंकि ये संविधान की ताकत है। मैं आप लोगों को यही एग्जांपल देके बताना चाह रहा हूं। तो मैं यही गुजारिश करूंगा, आज का हमारा जो ये, अगर आप लोग समझते हैं जो मैंने तजवीज रखी है आपके सामने, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आना चाहिए। हम लोग सभी बुद्धिजीवी हैं, सब जानते हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं, सब जानते हैं उनका समाधान क्या है, लेकिन उस पर अमल करने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बन पा रहा है पूरे देश में। और उसके लिए दिल्ली एक छोटा राज्य है, और दिल्ली में चूंकि सारी प्रेस, मीडिया और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट और सब कुछ है, तो मैं ये समझता हूँ दिल्ली को अगर हम एक मॉडल राज्य बना सकते हैं तो वो हम रेप्लिकेट कराने की कोशिश करेंगे पूरे देश में। और उसके लिए मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम लोगों के कानून, चाहे कितना भी कमजोर चल रहा हो मामला, लेकिन कानूनों में अब भी इतनी जान है, लेकिन लग के उसे इम्प्लीमेंट कराने की जरूरत है। तो मैं इसीलिए कहता था, अभी आज सावित्री बाई के सबने प्रतिमा भी, उस्मान भाई चाँद, उस्मान शेख, इनके भी आपने याद दिलाया। उनका हेतु क्या था? हमें उन्होंने क्यों पढ़ाया? कौन बोलता है क्यों पढ़ाया हमको? उनका कहना था कि जिस व्यवस्था ने हमें हजारों साल जानवर जैसा हमारे साथ बर्ताव किया, उस व्यवस्था के साथ लड़ने के लिए हम सैनिक बने, इसलिए हमको पढ़ा। क्या हम सैनिक बने? हमारे कई लोग जो हमारे दुश्मन हैं उनके साथ जाके बोलते हैं कि मोदी बहुत अम्बेडकरवादी है। हमारे लोग हमारे ही लोगों से प्रताड़ना करते हुए केवल चंद बड़ा मामूली स्वार्थ होता है। क्या होता है एमपी सिर्फ? यदि आप किसी पार्टी के एमपी बनते हैं तो क्या आपको बोलने की परमिशन है वहाँ? यदि आप मिनिस्टर बोलते हैं, हमारा एक अच्छा दोस्त है जो मिनिस्टर बना है सोशल वेलफेयर का, क्या उसकी औकात है? क्या मिनिस्ट्री, ऐसी मिनिस्ट्री चले कि हम यहाँ जीना चाहते हैं? अरे सड़क पर आके लड़के मरो, ये ऐसा मत करो, ये ऐसा मत करो। इससे हम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम लेने के लायक नहीं है।
इनके ऊपर जो हमला हुआ, मैं तो कहता हूँ हमारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की डेफिनेशन बदलना चाहिए वकील साहब। और वकील साहब जो हम सब वकील भी काम करते हैं कोर्ट के सामने, तो हम भी कोर्ट की मदद करते हैं, तो हम किसी के गुलाम नहीं है और कोर्ट के से कुछ कम नहीं हम लोग। तो हमारा जब हम पर हल्ला होता है, ऐसा हल्ला होता है, तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि ये होना ही चाहिए। इनका काम क्या है? जो मैं पढ़ रहा था, मैंने तो उनको अभी देखा, मैं अभी उनको मिला भी नहीं आज तक, नाम सुना था, हम दोनों एक दूसरे को काम जानते थे। जो काम वो करते थे वो मैं करता है। वो 26/11 के हमला में आए थे बम्बई में, मैं तो हु किल कर ये मिशन चला रहा हूँ। तो ये हम लोग दिल से काम से साथ थे, आज परिचय हुआ। आप सबको मैं एक ही विनती करता हूँ, मैं हमेशा एक ही विनती करता हूँ कि जनशक्ति ये सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन हम बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं, उससे हमारी शक्ति दिखाई नहीं देती और वो हमको जानबूझकर बांटना चाहते हैं और हमारा विभाजन करना चाहते हैं। उसमें वो एसएचयू हो रहे हैं। वो क्या है? वो सिर्फ 1% है, क्योंकि उनकी महिलाएं भी हमारी बहनें हैं, उनकी महिलाएं भी हमारी बहनें हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5% बस, बाकी सब हमें। लेकिन हुआ क्या? वो हजारों साल से राज कर रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को, संविधान को कुचल के मारा, संविधान को जलाया। बाबा साहब को क्या क्या कहा उन्होंने। मैं तो मैं हमारे देश का नसीब समझता हूँ कि नथुराम गोडसे ने यदि महात्मा गांधी को नहीं मारा होता तो बाबा साहब के संविधान भी ये लोग लिखने नहीं देते। क्योंकि जब बाबा साहब को महात्मा गांधी को मारा तो बाबा साहब को समय मिला, क्योंकि ये डर के बिल में गए थे या जेल में गए थे। इनके जो बहुत जहरीली सोच वाले लोग थे वो डर के मारे छुपे हुए थे। महाराष्ट्र में उनको चुन चुन के बाहर निकाला था, लेकिन वो बाद में फिर ऊपर आ गए। 70 साल तक, 1970 तक वो चुप रहे। उन्होंने 70 साल के बाद जयप्रकाश नारायण के माध्यम से, अन्ना हजारे के माध्यम से, किसी भी कौन सा भी आंदोलन यदि बड़ा होता है तो समझ लेना कि वो हमारा नहीं है। क्योंकि जब तक आरएसएस उसको ताकत नहीं लगाती कोई आंदोलन नहीं कर सकता। मेरी 1-1 लाख की सभा है, मेरा बीच में मैं ट्रक खड़ा करता हूँ, मेरे पास स्टेज नहीं है, पैसे नहीं है, लोग आते, गरीब लोग हैं, भूमिहीन है, मच्छीमार है, तो मैं ट्रक खड़ा करता हूँ और बोनेट पे जाके भाषण देता हूँ। तो मेरी कभी सभा किसी टीवी ने दिखाई नहीं। लेकिन हजारे, जयप्रकाश नारायण, जब आरएसएस को एंट्री चाहिए तो आरएसएस मैनेज करता है ये मीटिंग। तो हमें, यदि हमारा भी नेता कोई आपको लगता है कि उसको बहुत प्रसिद्धि मिलनी है, तो समझ लो धोखा है। हम हमारे मुंह से ही घर घर जाके, जो अभी पर्चा साहब ने बोला कि हमारी कमेटी चाहिए, हम घर घर जाके लोगों के मिलना चाहिए और बोलना चाहिए कि संघ की जहरीली विचारधारा ही हमारे सभी दुखों की जड़ है। सभी दुखों की जड़ संघ की जहरीली विचारधारा है। लेकिन हम डरते हैं, मौला मौले भी डरते हैं, फादर पादरी डरते हैं और हमारे नेता भी डरते हैं संघ के खिलाफ बोलने में। अरे क्या करेंगे तुम कितने दिन जियोगे? तुम संघ से पंगा न लेके हमारे से 10 साल ज्यादा जिएंगे तो क्या करेंगे? तो हम तो लड़के मरेंगे, तुम घर में सड़के मरेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अभी एनआईए मेरे घर आई थी, आपके जैसे आए, मेरे घर आई थी। मैंने कहा 3 बातें मैं बोलूंगा। मेरे गुरु ने रिपोर्ट दिया है, जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने, तो मैं कहूंगा मोदी शाह खूनी है। एनआईए को बोला मैं कहूंगा एनआईए 100% झूठी है और मैं कहूंगा कि संघ हमारे सभी दुखों की जड़ है। अभी बोलो, तुमको क्या बोलना है, पूछो। हमें हमारे सभी के दुखों की जड़ है। तो हमें आज नतीजे पर मैं ऐसा आया हूं कि हमारे सब मौला मौलवी, फादर पादरी, हमारे नेता, यही हमारी दुखों की जड़ है। संघ उनके बदौलत जिंदा है। संघ की ताकत क्या है? संघ के लोग कितने हैं? लेकिन हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनमें शामिल होते हैं। हमने, ये बहन ने बोला, चुन चुन के हमको उन लोगों के साथ जाना, मिलना चाहिए, बोलना चाहिए। आप किसके साथ गए हो?
हम करते नहीं, और इसका मतलब आप सिर्फ भाषण देते हैं। और अभी देखा मैंने कि आपके कितने गुट है, हर नेता को बोलने के लिए देना, ये मंच का या विचारपीठ का कर्तव्य बनना कि नहीं इसको बोलने दो, उसको बोलने दो, गुस्सा आएगा, उसको बुलाओ, उनको बुलाओ। हम क्यों ऐसा करते हैं? यदि आपको सबको लगता है कि प्राचार्य जी सही मायने में हम सबका काम कर रहे हैं, तो प्राचार्य जी बोले बस हो गया, काय को बोलते क्या? लेकिन यही हो गया। मैं तंग आ गया हूँ। मैं 1976 से, जब मैं सिर्फ 34-35 ईयर्स का था, तब से मैंने संघ से पंगा लिया है, तो भी मैं आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि हम संविधान के तहत नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के मार्ग से जब चलेंगे तो क्या करते हो? मैंने कहा हमारे घर में रेड डालो, हमारे पास 2-4 पायजामे शर्ट के सिवाय दूसरा कुछ मिला तो ले जाओ। क्या करेंगे वो? क्या करेंगे? अभी इनके ऊपर जो रेड डाली है वो बिल्कुल 100% गलत है, इलीगल है। मैं तो कहता हूं जिस कोर्ट ने ऑर्डर करी थी वो कोर्ट का भी कंटेम्प्ट है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर क्या थी और किया क्या इन लोगों ने? तो आपने उनके कोर्ट में भी अर्ज करना चाहिए कि आपका भी कंटेम्प्ट किया है इन्होंने। आपने ऑर्डर पास करी, ठीक है, अभी कोर्ट के बारे में तो ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन हो रहा है। हमारे बारे में कई एप्लीकेशन हुए, रेड डालने की कोशिश हुई, लेकिन मैंने कहा कि तुम कभी भी आओ, रात दिन आप भी कभी आओ हमारे घर में रेड डालने के लिए, कुछ नहीं मिलेगा। यदि हम ऐसे नीति और मॉरल के पैर पर खड़े हैं तो हमें कोई हमारी कुछ नहीं बिगड़ सकता। मैंने एट द एज ऑफ 47 आई रिजाइन जजशिप, और जजशिप रिजाइन करने के बाद मैंने यही कहा कि मैं फुले शाह अम्बेडकर का काम करने के लिए बाहर आया हूँ, और हमारे एक संत हो गए गाड़गे महाराज करके, उनके तरीके से मैं काम करूँगा कि भाई क्या है तुमको। मैं एक 100 बच्चों का आश्रम चलाता हूँ, अनाथ आश्रम चलाता हूँ, तो वहाँ मैं ना ग्रांट लेता हूँ ना किसी के डोनेशन लेता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, ये बच्चे उनको जो चाहिए आप दे दो, और आपकी जिम्मेदारी कि बच्चों के लिए खर्च हुआ है कि नहीं वो आप देखो। तो ये क्या करेंगे मेरा? वो बोलते आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। मैंने कहा आरएसएस को बोलो ना पहले रजिस्ट्रेशन करने को, उनका ट्रस्ट आरएसएस बोलो। यदि वो नहीं करते तो हम इनके झमेले में क्यों पड़े? लेकिन हम आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे, हम आपस में एक दूसरे से सही मायने में जुड़े नहीं। मैंने जो कहा पहले कि हम लोग सही मायने में हम सगे भाई हैं, सगे बहन हैं। ये हमारे दिल में जब तक बात जमकर बैठती नहीं, हम ऐसे करते रहेंगे। क्या जात है, क्या धर्म है? जिन्होंने जात बनाई उनका तो काम हो गया ना। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारे दुश्मन कहते हैं कि हम अलग अलग जाति के, हम थोड़े कहते हैं, और हमारा डीएनए सबका एक है। तो हम कब तक ये इनके जाल में फंसे रहेंगे? ये बात है। और दूसरी बात ऐसी है कि जब तुम लोगों का विश्वास संपादन नहीं करेंगे, ये छोटी मोटी यूनियन चलाना, ट्रेड यूनियन चलाना बात अलग है। अभी मैं 5000 किसानों के लेके वहाँ बैठा हूँ। कल जब मैं प्लेन में बैठ रहा था तो मेरे सगा बहनों की डेथ हो गई। तो मैंने कहा अभी ठीक है, आप कर लो जो करना है। जिस बहन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो भी मैं ठहरा नहीं, क्योंकि मुझे प्राचार्य जी की चिंता थी कि हम इनको जाके सपोर्ट करना जरूरी है। यदि ऐसे जो हमारे काम करने वाले वकीलों पर हल्ला होता है, जजेस पर हल्ला होता है, और हम घर में बैठेंगे, तो उनको तो वही चाहिए। वो तो उनको वो कुचल के मारेंगे इनको। तो ये हम सब लोगों ने मन से ठनी एक तय करना होगा कि हम ऐसे अन्याय के खिलाफ सब मिलके उनको साथ देंगे। लेकिन आज हो नहीं रहा है। मैं बोलता हूं कि मैंने 30 साल में जिनको कभी न्याय नहीं मिला, भूमिहीन है, ये मच्छी मार है, किसको क्या बोलेंगे हम हिंदी में, मछेरा, या ऐसे जो लोग हैं, इनके लिए मैंने काम किया, उनको न्याय दिलवाया। मेरा एक भी आंदोलन 1991 से मैं आंदोलन कर रहा हूं, मेरा एक भी आंदोलन फेल नहीं हुआ है। क्योंकि मैं क्या कहता हूं कि हमारी मांगे पूरे करो, नहीं तो हमें जेल में डालो। और जेल में जाने के लिए हमारे पास लोग होते हैं। अभी भी हम 5000 3000 उसमें महिला है। हम जहाँ से किसान आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन से बैठे। सुबह मुझे पुलिस का फ़ोन आया था कि आप नहीं यहाँ कहाँ है। मैंने कहा क्या करना है आपको? हमने क्या किया है? हम संविधान के तहत बैठे हैं,
और हम अहिंसा के मार्ग से बैठे हैं, आपको क्या तकलीफ है? नहीं बोले हमको प्रोटेक्शन देना पड़ता है। मैंने कहा तुम प्रोटेक्शन निकाल लो, हमको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं। मुझे भी प्रोटेक्शन देने की कोशिश करी, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए प्रोटेक्शन, क्योंकि मुझे प्रोटेक्ट करने वाले हमारे लोग हैं, मैं तो ईश्वर मानता नहीं। ये आज का 3 जनवरी 2021 का दिन जो है हमने संकल्प दिवस के रूप में इसमें रेजुलेशन के अंदर लिखा है। और अंबेडकरवादी विचारधारा के संगठनों की भाई जो साथी बाहर हैं उनसे मेरा अनुरोध है या तो अंदर आ जाएं और नहीं तो चले जाएं। अगर इस समय पे भी अंदर नहीं आ सकते तो कोई फायदा नहीं है आपका। अंबेडकरवादी विचारधारा के संगठनों की यह सभा आज 3 जनवरी 2021 को डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली में आयोजित हुई और सभी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किए। नंबर 1, सरकार एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा संविधान पर किए जा रहे निरंतर प्रहार एवं बहुजन एवं अन्य कमजोर वर्गों पर बढ़ते अत्याचार के चलते अनिवार्य है कि सभी संगठन एकत्रित होकर बाबा साहब के द्वारा दिए गए भारत के संविधान एवं उसके मूल्य की सुरक्षा हेतु यह संकल्प लें कि सरकार की इन असंवैधानिक नीतियों एवं करतूतों का डटकर संवैधानिक सिद्धांतों एवं तरीकों से सामना करें और सरकार के संविधान को पलटने के गुप्त एजेंडे को जग जाहिर करते हुए सरकार का पुरजोर विरोध संवैधानिक तरीके से करेंगे। ये पहला प्रस्ताव है। दूसरा है नंबर 2 पे, इस कड़ी में आज नई दिल्ली में एकत्रित हुए सभी संगठनों के प्रतिनिधि एवं अन्य आम जन यह शपथ लेते हैं कि अब से जब भी किसी बहुजन या कमजोर वर्ग के सदस्य के उत्पीड़न की घटना होगी और पुलिस यथारीति और संवैधानिक एवं कानूनी कर्तव्य के पालन करने की बजाय अपराधियों के संरक्षण हेतु कार्य करेगी और सरकार के दमनकारी नीतियों के तहत कुकृत्य करेगी, तो संगठन के प्रतिनिधि एवं अन्य आम जन स्वयं घटनास्थल पर पहुंचने और वहां पुलिस पर निगरानी करेगी, जिससे पुलिस अपनी कर्तव्यों का निर्वहन सैद्धांतिक तरीके से करे और जहां भी पुलिस अपराधियों का संरक्षण करे तो तत्काल न्यायालयों का रुख किया जाए और अन्य संवैधानिक तरीकों से पीड़ित को तत्काल न्याय सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन को बाध्य किया जाए कि वे केवल मात्र संवैधानिक एवं न्यायिक प्रणाली से ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। नंबर 3, उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो 2 आपके सामने पड़े हैं, उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपस्थित सभी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है कि आज समय की मांग है कि सभी बहुजन संगठनों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आने की आवश्यकता है ताकि उपरोक्त चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया जा सके तथा इस एजेंडे को लागू किया जा सके। इसके लिए सभी अम्बेडकरवादी संगठनों का एक परिसंघ का गठन किया जाए और दिल्ली में मुहिम की शुरुआत करते हुए दिल्ली को एक मॉडल, एक आदर्श राज्य बनाया जाए। तो ये था सेमिनार जो महमूद प्राचा के ऑफिस में रेड के बाद तमाम दलित ग्रुप्स ने, दलित ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑर्गेनाइज़ किया और इसमें जस्टिस कोलसे पाटिल पुणे से ख़ास तौर से आए और उन्होंने सपोर्ट किया। जो रेजोल्यूशन है वो सब आपके सामने है। ये हम पूरी कार्रवाई आपके सामने इसलिए पेश कर रहे हैं ताकि सनद रहे और आप लोग जानें कि इशू कितना अहम है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, देश भर के लोगों को इस पर विचार करना है। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।